हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 टू 12th। मतलब यहां पर आपको कुछ वीडियोस देखने के बाद किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ में, वो भी बिल्कुल फ्री। तो जैसा कि हमारी टीम के साथ में आप अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स को सीख रहे होंगे, हम मिलते हैं अपने भौतिकी के साथ में, जो विज्ञान का एक भाग होता है, और इसमें हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो आज इसी सिलसिले में हम मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ में। जी हां, हम आपको कवर करा रहे हैं पुराने वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्रों को, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ हम भौतिकी के पोर्शंस को कवर करते जा रहे हैं। तो चलिए, जैसा कि आपको हम पर है विश्वास, हमें आप पर है पूर्ण विश्वास, तो हम जरूर होंगे कामयाब। इसी अच्छी बात से शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि क्या है हमारे पास। तो आज हमारे पास है विद्युत चैप्टर पाठ 12 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी बोर्ड के, जिसमें हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के, जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस है उनके। तो आप सिर्फ यूपी बोर्ड के लिए ही नहीं, अन्य बोर्ड्स के लिए भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है वो सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि स्पेसिफिकली इसमें मार्क्ड है ईयर्स, कि किस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंगली मार्क्ड है। बाकी की चीजें सभी बोर्ड्स के लिए कामयाब है। तो आप चाहे यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, हरियाणा बोर्ड से हो, दिल्ली बोर्ड से हो, या फिर आप झारखंड बोर्ड या सीबीएसई से हो, आपके सभी बोर्ड्स के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो भाई हम शुरू कर लेते हैं इस सेशन को, जैसे हम विद्युत चैप्टर को कवर करने वाले हैं, अर्थात विद्युत चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को, जो कि पुराने वर्षों में पूछे गए। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, पूरी सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, वो ये कि ये सीरीज देखने के दौरान आप अपने कमेंट सेक्शन में जैसे ही क्वेश्चन फ्लैश होता है उसके आंसर्स भी टाइप करते जाएंगे, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है, हमें भी पता चल जाएगा कि आपने कितनी तैयारी कर ली है और हमें अब नेक्स्ट आपके लिए क्या कराना है। तो इसलिए आंसर्स जरूर टाइप करते जाएंगे, क्योंकि भाई अगर आप इस सेशन में हैं, इसका मतलब है कि आप हमारे जो वन शॉट वीडियोस हैं, जिसमें रिवीजन वीडियोस जिसको कहते हैं हम, पूरे कॉन्सेप्ट के जो वीडियोस बने हैं, वो न्यूमेरिकल्स के वीडियोस, एग्जाम्पलर के वीडियोस, ये सारे ही वीडियोस आप देख चुके हैं। आपको हर एक चैप्टर के सारे ही टॉपिक्स बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि जी हां, मैं अगर इस प्रश्न पत्र में होता, मतलब इस वर्ष अगर पेपर दे रहा होता, तो मेरे कितने मार्क्स आ रहे होते। क्योंकि एक्चुअल कंडीशन तो तभी पता चलेगी ना, जब बोर्ड के क्वेश्चन से सामना हो। अब से पहले तो हमने जो क्वेश्चंस किए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हो या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज हो, तो उसमें तो हमने ये देखे जो पहले से ही बने बनाए क्वेश्चंस थे, वो या जो एक्सपेक्टेड है आपके लिए कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनकी बातें करी। ये तो वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आ चुके हैं, जो हमारे जो सीनियर्स हैं जिन्होंने एग्जाम अपीयर किए हैं वो इससे गुजर चुके हैं। तो भाई क्या करा जाए, तो शुरू कर लिया जाए सेशन को। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कितना आवेश होता है भाई। तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसकी जो वैल्यू है वो होती है, ये हमें चूंकि घर से याद है, क्या होता है भाई, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और वो भी साइन किसका, तो ये नेगेटिव का है ना, क्योंकि हमने ऐसा लिखा था, क्वांटाइजेशन लॉ कहती है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ NE। Q मतलब क्या भाई, तो ये होता है आवेश बराबर प्लस माइनस ऑफ NE। N मतलब क्या है भाई, N मतलब है नंबर ऑफ चार्जेस, मतलब आवेशों की संख्या, आवेशों की संख्या। एंड जो सेकेंडरी दिख रहा है आपको E मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे अवेलेबल चार्ज। ठीक है, क्या कह लेंगे इसको, एक इलेक्ट्रॉन के पास, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश,
और इस एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा, अब ये प्लस और माइनस क्या भाई, तो अगर ये बात कर रहे होंगे प्रोटॉन के लिए या फिर यूं कहूं पॉजिटिव चार्ज कैरियर के लिए, पॉजिटिव चार्ज कैरियर है ना, पॉजिटिव मतलब इसको कह सकते हैं आप धनावेश। अगर धनावेश की बात की जा रही है तो प्रोटॉन्स पॉजिटिव, और इसके सामने अगर माइनस साइन लगा दिया तो इसका मतलब होता है क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या भाई, ऋणावेश। इसका मतलब होता है हमारा ऋणावेश। अर्थात जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर भी होता है। अगर मैं कहता हूं यहां पे कि n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 मतलब क्या, q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ e, या यूं लिख लूं 1 इंटू ई, अल्टीमेटली क्या, q इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ e। अर्थात क्या कि भाई जो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो, यहां पे जो e की वैल्यू है ये हो गई q इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब आपकी मर्जी, इसके सामने अगर आपने पॉजिटिव लगाया तो आप ये प्रोटॉन को निर्देशित कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स को निर्देशित कर रहे हैं, धनावेश को निर्देशित कर रहे हैं, और अगर इसी नंबर के सामने आपने नेगेटिव लगा दिया तो आप ऋणावेश को निर्देशित कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को आवेशित कर रहे हैं। मतलब यह होता है कि नंबर ऑफ चार्ज, या ऐसा कह लो चार्जेस की जो मात्रा होती है वो कूलम्ब में इलेक्ट्रॉन पे जितनी होगी उतनी ही प्रोटॉन पे, मतलब वो जितना नेगेटिव वो उतना पॉजिटिव, ठीक है ना, बराबर होती है भाई हमेशा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की बात करी तो इसलिए हमने लगा दिया माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। आगे चल के अगर कोई क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन पे कितना होगा, तो इट इज द सेम वैल्यू बट इट इज पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मतलब प्लस में हो जाएगा भाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मे बी ये क्वेश्चन भी हमको इसमें देखने को मिलने वाला है। चलिए, तो भाई इसका आंसर क्या होगा, आपने भी बिल्कुल सही आंसर लगाया है, ख ही इसका आंसर होगा भाई। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, अगले प्रश्न संख्या 2, प्रतिरोध का मात्रक है। ये तो भैया बिल्कुल घोटी घोटाई चीज है ना, विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, और विद्युत धारा को रिप्रेजेंट कौन करते भैया, ओम। और ओम कौन थे, वीर थे। वीर मतलब भाई V इक्वल्स टू आई आर। आर क्या होता है वहां पे, तो आर प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध की इकाई क्या होती है भाई, ओम, है ना। इनके ही सम्मान में दे दिया, जैसे चार्जेस के बारे में कूलम ने बताया तो उनके ही नाम पे कूलम कहने लगे। विद्युत धारा के लिए भैया एम्पियर ने बताया तो उनके ही नाम पे उसको एम्पियर की यूनिट दे दी, है ना। विद्युत विभव के बारे में जो वोल्ट ने बताया तो उसकी भी इकाई वोल्ट हमने रख दी, ठीक है। जिस प्रकार से पिछली क्लासेस में भी आपने देखी थी कि बल को न्यूटन ने दे दिया तो उनके नाम पे न्यूटन रख दिया। दाब के लिए पास्कल ने बताया तो उसकी इकाई पास्कल रख दी। मतलब ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स हमारे सामने रखे हुए हैं, जिन्होंने वो नियम दिया उनके ही नाम के आधार पर, उनके ही सम्मान में, उनके ही रेस्पेक्ट में हमने उसकी इकाई रख दी, ताकि लंबे समय तक इसी तरीके से तो याद रखा जा सकता है उनको। तो भाई उनके लिए ही डेडिकेटेड है। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ये क्या होता है, ओम। सिंबल क्या होता है भाई, तो सिंबल ऐसा, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया भैया ओम। अच्छा, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ठीक है। ये तो सेम रिपीट हो गया भाई, ओम, है ना। जो ग ऑप्शन है यही होगा, ओम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, ठीक है। क्या है भाई, 4 ओम के प्रतिरोध वाले 4 चालक तार है, ठीक है, और समांतर क्रम में जोड़ दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया, तो क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला आपको याद होगा कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अब आप उठाइए और इन सभी वैल्यूज को रख दीजिए। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 4 ओम का 1 है और 4 है, ठीक है ना। तो 4 ओम का 1 मतलब कितना भाई, 4 प्लस 1/4
प्लस 1/4 प्लस 1/4। इसको अगर जोड़ेंगे तो 1/4 को अगर बाहर रखते हैं तो 1 + 1 + 1 + 1। भाई अब तक तो बहुत सारे लोग आंसर भी कर चुके हैं, मैं तो पूरा ट्रेडिशनल तरीके से चल रहा हूं, नहीं तो अब तक तो आंसर क्या 1 2 3 4/4 दैट इज 1। तो कितना आएगा भाई इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1 ओम। इसका क्या आंसर आ जाएगा भाई? इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1 ओम। तो चलिए भाई चेक करते हैं, बिल्कुल सही है, 1 ओम ही होगा भैया इसका आंसर। चलिए तो अब बढ़ जाते हैं हम अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 5। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। तो भाई देखिए, जब कभी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसा घबराना नहीं। V इक्वल्स टू क्या होता था भैया? IR ना। तो I इक्वल्स टू क्या होता है? V/R ना। ये R क्या होता है? कुल प्रतिरोध। मैं इसको अगर ऐसा लिखूं तो इसको लिख सकता हूं विद्युत विभव बटा में कुल प्रतिरोध। अब कुल प्रतिरोध क्या होता है भाई? तो मुझे पता है कुल प्रतिरोध को मैं आगे ऐसा लिख सकता हूं कि भाई विद्युत विभव बटे में कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध मतलब क्या? आंतरिक प्लस बाह्य, आंतरिक प्लस बाह्य प्रतिरोध। हो गया ना बात खत्म। मतलब I इक्वल्स टू क्या? V/R प्लस R। आप कहेंगे ये कौन सा आर आ गया? ये आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से और बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर से। तो आप चलिए ना भैया वैल्यू रखते हैं ना। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं 1.5 वोल्ट था, ये होगी 1.5। अच्छा भाई किसी को और समस्या होगी तो ये देखिए, ये वोल्ट इसकी इकाई थी इसलिए लिख दिया V इक्वल्स टू क्या? 1.5 ओम। क्या भाई? आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर की बात कर रहे हैं, कितना? 3 ओम। और बाह्य की तो बात ही नहीं हो रही, तो बाह्य की बात नहीं हो रही तो ये 0 हो गया। मतलब ये कैपिटल आर की वैल्यू कितनी दे दी? 0। चलिए रख देते हैं, स्मॉल आर को रखिए, कितना? 3 ओम। कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1.5। 1.5 का मतलब क्या होता है भाई? 1.5 2 ना 3, मतलब कितना आ गया? 1/2। अर्थात आई की वैल्यू कितनी आ गई? तो 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर। बहुत सिंपल रहते भाई, ये बहुत ज्यादा लेंदी मैं आपको दिख रहा होगा, ये चूंकि मुझे पूरा ट्रेडिशनली मैं आपको समझाते चल रहा हूं ताकि आपको रिपीट होता जाए, है ना। आपका काम है बिल्कुल सिंपली इसको देखते के साथ ही हल करना। कैसा? 1.5/3 मतलब आधा मतलब 0.5। लेकिन मेरी जिम्मेदारी यह है कि भैया आपके दिमाग में ये बातें बार बार मैं गुजारता रहूं ताकि आपको अलग से मेहनत ना करनी पड़े, है ना। सेम चीज बार बार अगर आपके दिमाग से रिपीट होती रहे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी ना भाई, आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ में बने हैं और सभी वीडियोस को देख रहे हैं तो देखिए, आप खुद से एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए कि अब तक आपको हर एक पॉइंट बिल्कुल याद हो चुका है, जिसके लिए आपको अलग से एफर्ट लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। आपने सिर्फ और सिर्फ लगातार वीडियोस देखते गए और आपको ऑटोमेटिकली याद हो चुके हैं भाई। तो क्या होगा आंसर? आंसर इज 0.5। क्या होगा इसका आंसर भाई? इसका 0.5। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले पे। अगला जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का अभी बात कर रहे थे भाई, धारा के लिए कौन आए थे? तो धारा के लिए आए थे एम्पियर। विद्युत धारा के लिए कौन थे? एम्पियर। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। ठीक है। अच्छा ये भी देखिए, एक चीज और अपन डिस्कस करते जाएं, ये 14, 15, 20 मतलब क्या होता है ना कि जो बोर्ड है हमारे वो क्वेश्चंस रिपीट भी करती है। जनरली स्टेट बोर्ड में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं भाई, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बने रहिए, आपके पूरे मार्क्स बिल्कुल आने वाले हैं, क्योंकि भाई ये रिपीटेशंस भी तो है, एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा अगले में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम 7वें नंबर क्वेश्चन पे। देखिए आ गया वो क्वेश्चन भाई, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है? तो मैंने बताया ना, जितनी इलेक्ट्रॉन पे होती है उतनी ही प्रोटॉन पे होती है, जितनी इलेक्ट्रॉन पे होती है उतनी ही प्रोटॉन पे होती है, बट साइन चेंज हो जाता है। जब प्रोटॉन की बात करेंगे तो पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और जब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की तो नेगेटिव 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा भैया डी। घ जो आंसर है ये इसका आंसर हो जाएगा प्लस में। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। ओम के नियम का सूत्र है भाई, ओम के नियम का क्या सूत्र है? तो ओम कौन थे? ओम के लिए हमने क्या पढ़ रखा भैया? ओम जो थे ओम वीर थे, ओम वीर थे, ऐसा ही तो हमने पढ़ा है, V = IR। तो क्या कुछ है क्या? बिल्कुल है, गो।
आपके सामने आंसर है ग, है ना, v इक्वल्स टू आई आर। चलिए, तो ये हो गया भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओम के नियम के अनुसार I मतलब विद्युत धारा I, विद्युत विभवांतर V और प्रतिरोध R में अभिष्ट संबंध है। भाई इसमें क्या संबंध है? ये देखिए 16 का क्वेश्चन है, और अगर मैं थोड़ा सा पीछे आता हूं तो ये जो क्वेश्चन था ये 15 का था। दोनों में क्या अंतर है भाई? दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है ना, लेकिन पैटर्न चेंज कर दिया, पूछने का तरीका चेंज कर दिया, बच्चे घबरा जाते हैं। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, सेम चीज है भाई। ओम वीर थे, वीर थे मतलब क्या? V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। किंतु यहां पर दिया गया कोई भी इक्वेशन आपको V के टर्म्स में नहीं है, क्या? I इक्वल्स टू है। तो चलिए निकाल देते हैं, I को यहीं रखिए, इसको इसके नीचे ले जाइए, तो V अपॉन R इक्वल्स टू क्या? I। यूं कहूं कि I इक्वल्स टू क्या? V अपॉन R। आंसर क्या होगा भाई? I इक्वल्स टू V अपॉन R। आपको इजीली देखने को मिल गया, V अपॉन R, मतलब हो गया इसका घ आंसर। चलिए, तो ये हो गया भैया हमारा 9th का भी आंसर मिल गया। बड़े सिंपल सिंपल से भाई, है ना, अपन बहुत ही जल्दी ही इसको पूरा खत्म कर देंगे। यदि R प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तथा एक R प्रतिरोध को इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो परिणामी प्रतिरोध होगा, है ना। देखिए R प्रतिरोधों को, दो प्रतिरोध को समांतर, तो ठीक है भैया, ये हमने ऐसा जोड़ दिया, एक प्रतिरोध ये, एक प्रतिरोध ये दोनों हो गए भैया समांतर में, ये R और ये R। अब तथा एक R प्रतिरोध को इसके श्रेणी क्रम में, तो इसके साथ में एक प्रतिरोध R, ये हो गया श्रेणी क्रम में। अब पूछे परिणामी प्रतिरोध, ये बहुत आसान है ना भाई। हम क्या करते हैं, जब कभी दो पैरेलल में होते हैं तो पैरेलल का एक फॉर्मूला सिखाया मैंने, ऊपर गुणा मतलब R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऊपर गुणा नीचे जोड़, ऊपर गुणा नीचे जोड़। ऊपर गुणा मतलब क्या भाई? तो R इंटू R। नीचे जोड़ मतलब क्या भाई? तो R प्लस R, मतलब क्या? तो R स्क्वायर अपॉन 2R। R से R कैंसिल हो गया, मतलब क्या? R अपॉन 2, R अपॉन 2 आएगा आपका आंसर, है ना, मतलब ये आधा रह जाएगी। अब एक बात बताइए, अब ये सीरीज, ये जो पैरेलल में थे, ये दोनों हो गए रिजॉल्व, तो मैं इसकी अगली सर्किट अगर बनाऊं तो मैं ऐसा बनाऊंगा ना, ये जो है ये दोनों रिजॉल्व होकर के ये बन गया कितने का? R/2 का। और ये कितने का? ये R, ये जो ऑलरेडी R था ये लगा हुआ है भाई, ठीक है। अब कितना हो जाएगा? दो लोग सीरीज में, तो सीरीज में R इक्विवेलेंट का क्या होता है फॉर्मूला भाई? R1 प्लस R2। तो कर दीजिए R/2 प्लस R, ये R/2 प्लस R कितना होगा? ये एक और ये आधा, डेढ़ ना, डेढ़ मतलब क्या? 3/2, 3/2 ऑफ R। आप एलसीएम लीजिए, यही आएगा। और नहीं तो भैया ऐसे सीखिए, R/2 का मतलब आधा, और ये R का मतलब क्या? एक और आधा कितना? डेढ़ ना, डेढ़ का मतलब क्या? 3 का आधा, तो 3/2 ऑफ R। आंसर विल बी ग, 3/2 ऑफ R। ठीक है, आसान है भाई ये भी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न संख्या 11 पर। तो ये कहता है भाई कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है। जो संयोजन बना उसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो R डैश है। तो R अपॉन R डैश का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए प्रतिरोध R के 5 टुकड़े किए गए बराबर बराबर, तो R तो हो गया इसका प्रतिरोध मेन, ठीक है, इसको कुछ नहीं करेंगे। अब क्या कर दे भाई, इसके 5 टुकड़े काटिए। 5 टुकड़े का मतलब क्या होगा? तो एक टुकड़ा, 5 टुकड़ा अगर काटेंगे तो एक टुकड़ा कितने का होगा? 1/5 का। मतलब 5 टुकड़ा जो होगा वो होगा कितने का भाई? तो R/5, है ना, दूसरा भी R/5, तीसरा भी R/5, चौथा भी R/5, पांचवा भी R/5। ये हो गए 5 टुकड़े। आपने क्या किया है, ये एक लिया और इसको 1 2 3 4 और 5, ये 5 टुकड़ों में बट गया। ये R1 हो गया, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5, ये पांचों हो गए। और ये पांचों की वैल्यू क्या? R/5, R/5, R/5। अब इनको कह रहे हैं कि भैया पैरेलल में जोड़िए, पार्श्व क्रम में। सीरीज में जोड़ते तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, ये उतना ही हो जाता फिर से। ये सीरीज में जुड़े अल्टीमेटली, है ना, तो सीरीज में जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी याद रखिएगा भाई। सीरीज में जोड़ेंगे काट करके कोई फर्क नहीं पड़ता, पैरेलल में फर्क पड़ता है। तो पैरेलल में क्या होता है? तो आपको फॉर्मूला पता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1, तो 1 क्या? R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5
प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5 कितने 3 और 2 5। ठीक है, क्यों किया ये? तो क्योंकि आपको पता है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ये जो R1 की पूरी वैल्यू है, अगर आप यहां पे देखते हैं ये R1 की पूरी वैल्यू, तो R1 की जगह R/5 रखूंगा तो यही आएगा। अब ये क्या हो जाएगा अगले में, तो ये 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r, ये पूरे 5 ऊपर चलेगा, नीचे R बचा। अब क्या करेंगे भाई, ये सब तो सेम है ना, 1 2 3 4 5 बार, तो कितना हो जाएगा 25 है ना, 5 × 5 अल्टीमेटली। चलिए मैं पूरा ही कर देता हूं। ठीक, ये 5 बार है भैया R/5/r, तो ये 25/r। ये जो वैल्यू आई है 1/r इक्विवेलेंट की, तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी, R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी भाई, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो गया आपका R/25। ये ना, इसका क्या करेंगे, व्युत्क्रम ले लेंगे। 1/r था 25/r, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया R/25। अब आपको क्या निकालना था, तो आपको निकालना था क्या R और इसके बीच में संबंध। तो भैया इसके बीच में संबंध कितना आ जाएगा, इसके बीच में जो संबंध आ जाएगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये गलत है भाई, है ना, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन बनाते हैं हम, कितना आ जाएगा। तो देखिए R/r', R का मतलब कितना, R का मतलब तो R ही है, इसका कुछ कर ही नहीं सकते, अपॉन में R/25। ठीक है, R/25 इसको करेंगे तो क्या होगा कि ये 25 ऊपर चला जाएगा, ये R से R कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, आंसर विल बी 25। घ इज द राइट ऑप्शन, घ जो है ये है उसका राइट आंसर। ठीक है, तो आ गया भैया हमारा आंसर कितना 25। चलिए यहां तक क्लियर होगा, है ना। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, 12वें नंबर पे। किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है ना, धातु की तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो भाई देखिए ये डेफिनेशन जो थी विद्युत धारा के, उससे विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या होती है भाई, तो आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोलते हैं, आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेशों के सतत प्रवाह मतलब क्या, किसके द्वारा होगा, तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ उन्हीं के द्वारा हमारे जो धारा की प्रवाह है वो संपन्न हो पाती है, बाकी और किसी के द्वारा धारा का प्रवाह नहीं होता। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके द्वारा नहीं होता भाई, जो मुक्त होते हैं उन्हीं के द्वारा होता है। जैसे अगर अपन एक बात भी कर लेते हैं, जैसे 29 बात करते हैं, कॉपर सबसे ज्यादा यूज करते हैं भाई, कॉपर के वायर्स यूज करे जाते हैं भाई विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 29। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तो कितना आएगा 2 8 18। ठीक है, 8 2 10 10 और 18 कितना 28, और आखिरी में बच जाएगा भैया ये 1। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया जो ये अनपेयर्ड है, आपने ऑक्टेट रूल अष्टक नियम के अनुसार देखे कि ये तो ऑक्टेट नियम के अनुसार तो ये तो फुलफिल्ड है, ये कुछ नहीं करेगा भाई, ये पार्टिसिपेंट नहीं है। बच कौन गया, तो आखिरी सेल में ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया, यही एक इलेक्ट्रॉन जो होगा ये पार्टिसिपेंट होगा, यही एक लौता पार्टिसिपेंट है। किसमें, आपके चार्जेस को एक जगह से कैरी करके दूसरी जगह ले जाने में, या यूं कहूं कि आपके विद्युत धारा के प्रवाह में जो एक एटम अपने को डोमिनेट करता है वो सिर्फ अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, बाकी और कुछ नहीं, बाकी ये सब लोग नहीं भाई। ठीक है, तो मतलब किसके द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ठीक, क हो जाएगा इसका आंसर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 13 पे। माइक्रो ओम का मान क्या होता है। ठीक है, देखिए एक चीज है आपको मैं यहीं कहीं सिखा देता हूं इसकी वैल्यू। एक तो सिंपली आपका जो होता है स्टैंडर्ड यूनिट एसआई सिस्टम में होता है, दूसरा एसआई सिस्टम के बाद में आपको देखने को मिल जाता है मिली। ठीक है, एक और आपको देखने को मिल जाता है माइक्रो। ठीक, और इससे अगर बड़े में जाते हैं, एसआई से अगर बड़े में जाते हैं तो भाई आपको यहां पे देखने को मिल जाता है क्या, किलो। ठीक है, मेगा। ठीक, ये वर्ड्स क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जरा देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पे ओम है, मिली ओम अगर लिखा जाता है इसका मतलब 10⁻³ अगर आपको माइक्रो ओम लिखा जाता है इसका मतलब 10⁻⁻6 किसमें, ओम में। अच्छा, इसके सिंबल्स भी हैं ऐसा, माइक्रो ओम, मिली ओम तो स्मॉल एम, सॉरी माइक्रो ओम, ये ओम का साइन होगा भाई,
मिली ओम तो स्मॉल m और ओम का सिंबल। ठीक है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है भाई, तो इससे ये फर्क पड़ता है कि ये इसकी छोटी इकाई होगी, ये और छोटी इकाई होगी। ठीक है, उसी तरीके से किलो की बात करते हैं तो 10⁻3। ठीक है ना, तो ये चीजें चलती जाती है और स्टैंडर्ड में होंगे तो कोई चेंज ही नहीं करना, तो ये आती है भाई वैल्यूज। तो यहां पे क्या है, माइक्रो ओम की बात करें तो माइक्रो कैसा लिखता है ना, ये जो यू लिखते हैं ना इसी तरीके से ये, ठीक, जो म्यू लिखते थे हम, है ना, प्रकाश वाले में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम पे, अपवर्तनांक के नाम पे, वही तरीका है ये भी। तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻6, -6 मतलब ख आंसर। चलिए, ये हो गया हमारा 13th। हम बढ़ते हैं जरा अपने क्वेश्चन नंबर 14th के ऊपर। 14th कहता है किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा, है ना। तार की लंबाई को 3 गुना कर दे तो प्रतिरोध पे क्या असर पड़ेगा। तो पहले तो हम प्रतिरोध के लिए बात ही कर लेते हैं। तो प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला होता है भैया R = ρL/A। R मतलब क्या भाई, ये होता है प्रतिरोध बराबर विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध इंटू L मतलब क्या भाई, तो L ये हो जाएगा हमारा लंबाई, ये हो गया हमारा लंबाई बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये होती है पूरी वैल्यू। तो बाकी कुछ चेंज करने की बात नहीं कर रहे, क्या कह रहे कि L बिकम्स, ये जो L है ये हो जाए कितना 3L। तो चलिए नया R' निकाल लेते, तो R' कितना हो जाएगा, रो ऐसे का वैसे ही रह जाएगा, L की जगह पे 3L/A आ जाएगा। अब ये 3 को बाहर कर दो तो आपको देखने को मिलेगा कि 3 ρL/A। नाउ यहां पे एक काम करा जा सकता है, वो ये कि ये जो आपको दिख रहा है ना ρL/A, ये तो R के बराबर है, तो इसको R लिख देता हूं। तो ये क्या हो गया 3R। अल्टीमेटली मुझे देखने को मिला R' = 3R। मतलब क्या हुआ, एक और चीज कि ये 3 गुनी बढ़ जाएगी, ये तो तरीके से हो गया। दूसरा तरीका है भाई कि यहां पे सीधे सिंपली मेरे को देखने को मिल रहा है कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, जो प्रतिरोध है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लंबाई के। तो लंबाई अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, लंबाई अगर 3 गुनी होगी तो प्रतिरोध भी 3 गुना हो जाएगा, लंबाई अगर 4 गुनी होगी तो प्रतिरोध भी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सी बात है भाई, है ना। तो इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 गुना। कितना आंसर हो जाएगा भाई, 3 गुना। ठीक, चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में कह रहे भाई एक तार से प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो इस तार में प्रवाहित धारा की मान ज्ञात कीजिए। तो भाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको विद्युत धारा का याद होगा कि भाई I जो होता है वो होता है क्या, Q/T। I = Q/T। और Q/T में क्या काम करते हैं भाई, तो Q/T में हम करते हैं क्या, NE/T। क्वांटाइजेशन लॉ जो हमने देखा था, जो क्वांटीकरण का सिद्धांत देखा था, उसके अकॉर्डिंगली जो आवेश होता है वो क्या होता है भाई, ये नंबर ऑफ आवेश हो गया और ये हो गया एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश, तो NE/T। आप तो इसको याद भी रख लीजिए कि इसका I = एक नया फॉर्मूला क्या भाई, NE/T। कुछ न्यू वैसे नहीं है, आपको पहले से ही पता है कि ये NE होता है, तो NE/T, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना वो इतने सिंपल में नहीं पूछा जाता, वो इसी पर पूछी जाएगी। तो क्या हो गया भाई, एक तार से प्रति सेकंड, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब टाइम की जो वैल्यू आपको दे दिया गया वो दे दिया 1 सेकेंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कितने दे दिया गया भाई, N = 10 इलेक्ट्रॉन। आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इसमें प्रवाहित धारा का मान, और E हमको घर से पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब चलिए इन सभी मानों को उठा करके इसमें रख देते हैं। तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया I = Q/T, मतलब NE/T। तो N का मान कितना भाई, N का मान है हमारा 10, E का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19/1। अब देखिए इस कैलकुलेशन में क्या है, कुछ भी नहीं है ना, ये कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल, क्योंकि बोर्ड जो है ना वो क्वेश्चंस ऐसे पूछना ही नहीं चाहते कि आप उलझ जाओ भाई, आपसे सिंपल कैलकुलेशन रहते हैं। बस क्या होता है, थोड़ा सा लिखना पड़ता है, लिखेंगे आपको मिल जाएगा। क्या हुआ, देखिए इसका और इसका दोनों का बेस सेम है ना, बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है।
तो 1.6 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 टू द पावर -19 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा -18। क्या है? धारा। धारा है मतलब क्या हो जाएगा? एम्पियर। धारा है इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? ये एम्पियर। तो मतलब इसका क्या आंसर आ गया? इसका आंसर आ गया हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -18 एम्पियर। तो भाई ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या जो है ये हमारा 16 नंबर तरफ। तो 16 में हमारे पास निम्नांकित परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा। यह परिपथ है, ए और बी के बीच का जो विभवांतर है वो कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप एक चीज देखिए, जब विभवांतर को सीरीज में जब कनेक्ट करना होता है तो ऐसे कनेक्शंस होते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, ये पॉजिटिव फिर ये नेगेटिव। जैसे आपने टॉर्च में सेल डाला होगा ना, आपने देखा होगा एक बैटरी जोड़ते हैं वो कुछ यूं जुड़ती है, ऐसा ये इस तरीके से बना होता है, फिर ये अगले वाले का ये जुड़ता है, ठीक है, फिर अगले वाले का ये जुड़ता है। इसी तरीके से बैटरी कनेक्टेड होती है। मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसका ये पॉजिटिव इसका ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर ऐसा जुड़े तो ये जुड़ जाएंगे। मतलब मान लीजिए ये 2 वोल्ट का हो, ये भी 2 वोल्ट का हो, ये भी 2 वोल्ट का हो, तो ये 6 वोल्ट हो गए। किंतु अगर पलट के जोड़ दिया, ये 1 वोल्ट और ये 2 वोल्ट, देखिए ना, नेगेटिव से नेगेटिव को, पॉजिटिव से पॉजिटिव को, कुछ यूं अगर इसकी बात करूं तो ऐसा जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये ऐसा। इन दोनों में कुछ अंतर नहीं है भाई। ये जो मैं जोड़ रहा हूं ये जो आपको दिख रहा है, नेगेटिव नेगेटिव एक साइड में, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड। खैर यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो खुले हैं तो मैं पॉजिटिव टर्मिनल को खोल देता हूं, ये ऐसा। अगर कोई बैटरी इस तरीके से जुड़ी है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? सबट्रैक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो दो में से एक जाएगा, क्या बचेगा भाई? एक। और वो भी किसका? तो ये नेगेटिव साइड 2 वाले का ज्यादा है ना, तो -1 वोल्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17, आपके घर की टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो कि 0.7 वोल्ट 0.75 वोल्ट एवं 100 मिली एम्पियर पे काम करता है। तो इसकी शक्ति क्या होगी? ठीक है, इसकी क्या कैलकुलेट करनी है? इसकी शक्ति कैलकुलेट करनी। तो इसकी शक्ति क्या होगी भाई, है ना? तो इसकी शक्ति कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली इतनी सी बात करनी है कि इसमें जो घर में जो लगी है टीवी की एलईडी, उसमें वोल्टेज जो सप्लाई हो रहा है वो हो रहा है 0.75 वोल्ट। ये लिख लिया। करंट कितना सप्लाई हो रहा है भाई? तो आई सप्लाई हो रहा है 100 मिली एम्पियर। अच्छा, इसकी शक्ति, तो शक्ति क्या होती है भाई? पावर। पावर कौन होता है भाई? वीआईपी, है ना, वीआई, है ना। आपका ऐसा ही लिखा है भाई, वीआईपी जो होता है वो पावरफुल होता है, तो वी इंटू आई। दिया है क्या? हाँ दिया है, लेकिन ये मिली एम्पियर में दिया, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या कर दूं मैं? 100 अपॉन 1000, है ना। तो कितना आ जाएगा? 1/10 मतलब 0.1 एम्पियर। अब क्या? अब उठा के चलिए रख देते हैं सब कुछ। तो कितना हो गया भाई? ये हो जाएगा हमारा 0.75 इंटू 0.1, ठीक है, 0.75 इंटू 0.1, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 0.075, है ना, 3 डिजिट के बाद आ जाएगा। अब अगर इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, ये हो जाएगा ये वॉट में, है ना, वॉट में। अगर इसको मिली वॉट में कन्वर्ट कर दूं तो मिली वॉट मतलब क्या? 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा भाई? तो मिली वॉट में 1000 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो आगे बढ़ जाएगा, मतलब 75 मिली वॉट। ये हो जाएगा हमारा 75 मिली वॉट, ठीक। ये हो जाएगा हमारा क ऑप्शन आंसर, ठीक है। क्योंकि वो मिली में दिया था, आंसर मिली में दिख रहा था, इसलिए मुझे कन्वर्ट करना पड़ा। तो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई 17th क्वेश्चन तक। चलिए बढ़ाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो हमारा प्रश्न है वो है ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच का ग्राफ होगा, है ना। विभवांतर और धारा के बीच का ग्राफ ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? तो ओम के नियम के अनुसार यही बनता है भाई, और ये ग्राफ ये बनती है स्ट्रेट लाइन, है ना। हमेशा कैसी बनती है? सीधी रेखा। ये किसको बता रही है? ये प्रतिरोध को निर्देशित कर रही है। ये किसको निर्देशित करे भाई? प्रतिरोध को। तो विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में अगर कोई ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो बनेगा प्रतिरोध के लिए, और हमेशा वो होती है एक सरल रेखा। क्या होगी?
एक सरल रेखा। अगर वृत्त की बात करेंगे तो भैया वृत्त नहीं, दिख ही नहीं रहा ना, अर्धवृत्त भी नहीं, लगातार दिशा बदलना, तो दिशा बदलना मतलब क्या, वृत्त। वृत्त का अल्टीमेटली मतलब क्या होता है, हर बिंदु पर इसकी दिशा बदल रही है, ठीक है। तो ये हो जाता है भैया हमारा आंसर क। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं मैं। दो चालक तार जिनके पदार्थ है ना लंबाई तथा व्यास समान है, किंतु किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में समायोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यहां पे क्या कैलकुलेट करनी भाई, उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात। तो दो चालक तार है, ठीक है, जिनका पदार्थ है ना, मतलब मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम मतलब रो सेम हो गया, लंबाई तथा व्यास समान है, मतलब लेंथ भी सेम हो गया और उसका व्यास सेम हो गया, मतलब एरिया भी सेम हो गया, है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी सेम हो गया। किसी विद्युत परिपथ पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में, तो पहले तो श्रेणी और समांतर क्रम में प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो मैं निकालता हूं कुल प्रतिरोध किसमें भाई, तो पहले निकाल लेते हैं श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कितना होगा, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ये दोनों प्रतिरोध सेम है तो मतलब कितना हो जाएगा 2R, ठीक है, 2R हो गया। तो इसमें हम निकाल लेते हैं क्या, उत्पन्न ऊष्मा H। तो H इक्वल्स टू क्या होता है भाई, H इक्वल्स टू हो जाता है हमारा I स्क्वायर RT, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। सब कुछ इसमें सेम है, बस यहां पे मुझे क्या देखने को मिल गया कि H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 2 टाइम्स ऑफ I स्क्वायर RT। अब बात कर लेते हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जब आप जोड़ेंगे, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, और दोनों प्रतिरोध सेम है। तो भैया R इक्विवेलेंट क्या होता है, ऊपर गुणा R इंटू R अपॉन जोड़, तो R प्लस R, मतलब R स्क्वायर अपॉन 2R, ये हो गया भैया कैंसिल। तो क्या बचा, R/2, है ना, आधा हो जाता है, अभी भी सिखाया था, सेम होता है तो आधा हो जाता है, R/2 हो गया। तो अब इसके लिए हीट अगर निकालते हैं, अच्छा इसको मैं ऐसे लिखता हूं, हीट सीरीज के लिए और ये हीट पैरेलल के लिए, है ना, समांतर क्रम के लिए। तो पैरेलल में कितना हो जाएगा भाई, तो आपको वही सेम फॉर्मूला फिर से I स्क्वायर RT। तो चलो भैया ये हो गया I स्क्वायर R/2 टाइम्स ऑफ T। नाउ 1/2 को बाहर रख दीजिए, I स्क्वायर RT बच गया अंदर, इज इट। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई श्रेणी क्रम तथा समांतर, पहले श्रेणी फिर समांतर, तो भैया रख देते हैं पहले श्रेणी फिर समांतर। तो श्रेणी मतलब क्या, H सीरीज अपॉन H पैरेलल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ I स्क्वायर RT अपॉन, ये पूरी वैल्यू क्या है, ये 1/2 टाइम्स ऑफ I स्क्वायर RT। जो कट रहा है काट दीजिए, ये कट गया, क्या बचा भाई, तो ये बचा 2/1 इंटू 2/1, दैट इज 4:1। आंसर विल बी 4:1, दैट इज ग। आंसर क्या हो जाएगा, ग 4:1, ठीक है, आंसर 4:1 हो जाएगा भाई, ठीक है। चल, तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, ग आंसर। अगला बढ़ता हूं मैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। तो भाई 20 क्या कह रहा है, 20 कह रहा है एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट, कितना, 0.5 किलोवाट, इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया, उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। ठीक है, विद्युत हीटर है ना, सामर्थ्य 0.5 किलोवाट का है। तो किलोवाट का मतलब क्या हो गया भाई, तो किलोवाट का मतलब है पावर गिवन है, कितना, 0.5 किलोवाट, ठीक। तो किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट करेंगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा, 5.5 इंटू 1000। क्यों करेंगे भाई, क्योंकि स्टैंडर्ड में नहीं है। 1000 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 500 वॉट, ठीक है ना, 1000 से करेंगे, एक डेसिमल पीछे है तो ये हो जाएगा 500 वॉट। अच्छा, इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया। तो 20 मिनट का मतलब क्या हो गया भाई, टाइम निकाल लीजिए, तो 20 मिनट यानी 20 गुणे 60 सेकंड में चेंज हो जाएगा स्टैंडर्ड। तो 6 दूनी 1200 सेकंड। अब क्या बात करें, उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होता है भाई, तो H इज इक्वल्स टू होता है P इंटू टी। क्या याद किया था, जो पावरफुल आदमी होता है उसका हर समय दिमाग गर्म होता है, मतलब पावरफुल आदमी का दिमाग गर्म है, PT,
H इक्वल्स टू PT, रख दीजिए, सब कुछ है आपके पास, 500 इंटू 1200, है ना, कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 60 पर 2 और 2 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, कितना हो गया भाई, 60 पर ये 4 जीरो। अच्छा, ये सभी जीरोस को हटा दो तो 6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 क्या, तो ये हीट है। हीट किस में कैलकुलेट होती है, जूल में। हीट किस में कैलकुलेट होती है भाई, जूल्स में। तो क्या हो जाएगा, H इक्वल्स टू 6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। ठीक है, दैट इज क आंसर। ठीक है, क हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए तो भाई बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 21 की तरफ। 21 में है, एक अश्व शक्ति बराबर है, है ना, हॉर्स पावर की बात करें। हॉर्स पावर क्या होता है भाई, हॉर्स पावर आपको पता होगा, जैसे आप ट्रैक्टर्स खरीदे नहीं हो तो मतलब आपने सुना हो बेसिकली, है ना, आप क्यों ट्रैक्टर खरीदने लगे अभी, लेकिन भाई सुना तो हो सकता है ना। तो ट्रैक्टर्स की जब कभी बात करते हैं तो वो हॉर्स पावर में आती है। जैसे हम इंजन्स की बात करते हैं तो वो भी हॉर्स पावर में आती है। नॉट इवन दिस, आपने ये देखा होगा, ये जो मोटर खरीद के लाते हैं, जो पानी बोरवेल में से निकालने के लिए, पानी के लिए जो ले आते हैं, वो भी हॉर्स पावर में होता है। तो हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है ना, पहले जमाने में जब यूनिट्स कैलकुलेट करनी थी तो भाई पहले कैसे, आपने सुना है ना रामायण में या महाभारत में कि भाई वो भीम जो थे वो 100 हाथियों का बल था। 100 हाथियों का बल का क्या मतलब भाई, ये कौन सी यूनिट है। तो भाई ऐसा इसलिए कहा जाता था कि 100 हाथियों का बल का मतलब यह हो गया कि जो एक हाथी जितना बलवान होगा उसी को एक आधार मान लिया कि भाई एक हाथी मतलब इतना बलवान तो होगा एटलीस्ट। तो ऐसे ही 100 हाथी जितने बलवान होंगे उतने के अकेले भीम थे, ऐसा कहा जाता था। उसी प्रकार से जो एक घोड़े की ताकत होती है ना, उसको हम जनरलाइज करते गए कि भैया ये है ना, ये 5 घोड़ों के बराबर की ताकत है। तो भाई इस तरीके से करते करते हमने क्या कर दिया, उसको अश्व शक्ति को स्टैंडर्डाइज ही कर दिया। HP ऐसा आता भाई, HP 1 HP ये होता है 745.7 वॉट। जनरली 746 वॉट से इसको जानते हैं, कितना, 746 वॉट से इसको जानते हैं। मतलब जो स्टैंडर्ड 746 वॉट है उसको 1 HP के बराबर लिया जाता है। और आज भी जो ये मोटर है ना, पंप वाला मोटर की बात कर लीजिए, या फिर जनरेटर्स में जो यूज होता है वो डीजल इंजन, वो मोटर की बात कर लीजिए, गाड़ियों की बात कर लीजिए, सभी जगह पे अभी भी ये कैलकुलेशन किस पे चलता है, HP में ही चलता है भाई। तो कितना होता है, 1 HP का मतलब होता है 746 वॉट। HP मतलब अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 22 पे। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है भाई, विद्युत ऊर्जा की बात हो रही, तो ऊर्जा की जब बात कर रहे हैं तो ये हो जाता है किलोवाट आवर, है ना। विद्युत ऊर्जा की जब बात करेंगे तो ये क्या होता है, किलोवाट आवर। यही हमारे घरों में जो कैलकुलेशन होता है ना, जो एक यूनिट हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है वो यही चलता है भाई, 1 किलोवाट आवर। मतलब ये 1 किलोवाट आवर को ही हम कहते हैं क्या, 1 यूनिट कह लीजिए। ये किसके बराबर होती है, तो ये होती है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स के, है ना, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के। इतना कंजम्पशन जब हम करते हैं अपने घर में विद्युत का, तब हमारा 1 यूनिट का बिल होता है। जो मीटर में आपको बिल आता है वो यूनिट वो ये होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। चलिए तो किलोवाट आवर। आगे, एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई, तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का मान होगा। ठीक है, तो भाई आपको क्वेश्चन में दिया गया एक चालक में 2 एम्पियर की धारा, एम्पियर मतलब क्या हो गया भाई, I इक्वल्स टू हो गया 2 एम्पियर, 10 वोल्ट पर, 10 वोल्ट मतलब विभव का मान आ गया हमारे पास 10 वोल्ट, 1 मिनट तक प्रवाहित की गई। 1 मिनट का मतलब टाइम हो गया भैया 1 मिनट। मिनट हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो 1 इंटू क्या कर दे 60 सेकेंड, दैट इज 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड तक। ठीक है, तो तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का मान होगा, है ना। तो मुझे क्या निकालना है भाई, मुझे ये निकाल लेता हूं मैं, H, है ना। H इक्वल्स टू क्या लिखा था मैंने, PT, और P पावरफुल आदमी कौन होता है, VIP, तो VIT हो गया। V की वैल्यू कितनी भाई 10, I की 2 और T की 60। जरा इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 दूनी 12, 1200, 1200 क्या जूल, 1200 जूल। क्यों जूल भाई, क्योंकि ये ऊर्जा है और ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल। तो ये हो गया हमारा घ ऑप्शन सही। ठीक है, 1200 जूल, घ ऑप्शन हो गया हमारा भैया सही। ठीक है, तो यहां तक होता है हमारा 23 क्वेश्चन पूरे
और ये जो है ये देखेंगे तो ये 12-13 में आपके उत्तर प्रदेश बोर्ड में ये पूछी गई थी। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं 24 नंबर पे। विद्युत के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 2 रुपये 30 पैसा प्रति यूनिट है। यहां यूनिट का क्या अर्थ है? देखिए अभी मैंने डिस्कस किया था कि अपने घरों में जो बिजली बिल आता है ना वो यूनिट के टर्म्स में। वो यूनिट का मतलब क्या है भाई? तो 1 किलोवाट घंटा, क्या मतलब उसका? 1 किलोवाट आवर, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी आपको बता दी थी मैंने, 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स, ठीक। तो ये हो जाएगा भाई घ ऑप्शन। अच्छा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके तुल्य है? तो भैया एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना वो तुल्य है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब समझिए भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब यह होता है कि इसकी इकाई जो बदल के हो गई जूल। जूल मतलब क्या? यह ऊर्जा हो गया, है ना। इलेक्ट्रॉनों के लिए हम बात करें उनकी ऊर्जा की, आवेशों की ऊर्जा की, तो वो नापी जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वोल्ट कहने से क्या समझ में आता है भाई? ये थोड़ा सा देखिएगा, सीखिएगा इसको। वोल्ट का मतलब विभव, और विभव का मतलब हमने आपको सिखाया है कि कार्य। विभव क्या कहते हैं? अनंत से किसी आवेश को ले आने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो विभव और जैसे ही कानों में गूंजती है हमारा दिमाग क्या सुनता है? हमारा दिमाग कार्य सुनता है, वो विभव सुनता ही नहीं है। आती विभव है, सुनते हम कार्य हैं। कार्य मतलब क्या? ये ऊर्जा नापने का एक तरीका है भाई। कार्य को किसमें? ऊर्जा। इसकी इकाई क्या होती है? जूल। कार्य की कहिए या फिर ऊर्जा की, दोनों की जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जब हम बात करेंगे ना तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? जूल। और एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता कितना है? तो ये होता है भैया 1.6 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। यूनिट किस में चलती थी? कूलम में। जब आवेश की बात करेंगे तो कूलम में, और जब हम ऊर्जा की बात करेंगे तो जूल में, है ना। तो इसीलिए लिखा गया ये तुल्य है ना, इक्विवेलेंट, है ना, उसके समान, समतुल्य। चलिए तो ये हो गया भैया हमारा 25th। 26th पे आते हैं। एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट तथा 30 वाट लिखा हुआ है ना, लिखा गया है। इससे प्रवाहित हो सकने वाली अधिकतम धारा। देखिए भाई 12 वोल्ट, 12 वोल्ट का मतलब क्या? V की वैल्यू हो गई 12 वोल्ट। 30 वोल्ट मतलब क्या? P की वैल्यू हो गई 30 वोल्ट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इससे अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा P और V का मान, मुझे निकालना है I। तो क्या होता है भाई? P इज इक्वल्स टू, है ना, IV। क्या कर दूं मैं? तो मुझे इसमें से I चाहिए, तो I इक्वल्स टू P अपॉन V। P अपॉन V का मतलब क्या हो गया भाई? तो P का मान है 30 वॉट, V का जो मान है वो है 12। अगर अब इसको डिवाइड कर दे तो ये हमको देखने को मिल जाती है कितना? 12 दूनी 24, है ना। 24 मतलब कितना आ जाएगा भाई? 6 60, 12 पंजे 60, मतलब क्या? I इक्वल्स टू 2.5 एम्पियर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ख इसका आंसर है, ठीक है। कितना? 2.5। बहुत ही आसान है भाई, ये वो जो VIP वाला जो पढ़ रखा है उसी से बन गया, ठीक। तो ये 26 भी हो गया हमारा। अब बढ़ जाते हैं हम अपने 27 पे, है ना। एक मेंस से R1 व R2 प्रतिरोधों के तार, 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि इनमें प्रवाहित धारा I1 I2 हो एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा H1 H2 हो तो ये इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? तो देखिए भाई पहले तो अपन सिंपली ऐसा लिख लेते हैं, H1 इज इक्वल्स टू I1, है ना। I स्क्वायर RT होता है R1T, प्रति सेकंड मतलब टाइम दोनों में सेम हो गया। H2 इज इक्वल्स टू भाई तो I2 स्क्वायर R2 टाइम्स ऑफ T। अब यहां पे H1 और H2 के बीच में पूरे रिलेशन है, तो एक काम करते हैं, H1 अपॉन H2 बराबर, ये वैल्यू रखिए, क्या होगी ये वैल्यू? तो ये वैल्यू आपको दिख रही है I1 स्क्वायर R1 टाइम्स ऑफ T अपॉन I2 स्क्वायर R2 टाइम्स ऑफ T। T से T काट दीजिए, क्या आया? I1 स्क्वायर R1 अपॉन I2 स्क्वायर R2। तो क्या मिलेगा भाई? यहां से मुझे देखने को मिल रहा है कि I1 स्क्वायर R1 अपॉन I2 स्क्वायर R2। तो ये हो जाएगा भाई हमारा, अगर स्क्वायरिंग के टर्म्स मिले तो ये हमारा टर्म हो जाएगा ये, ठीक है। ये एक ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। अगर आपको R1 R2 के में बात करनी होती सिर्फ और सिर्फ R1 R2 में, तो भाई R1 R2 में भी अगर अपन बात करते तो ये रिलेशनशिप होता। उस समय क्या होता? करंट को सेम होना होता, करंट को क्या होना होता? सेम। लेकिन यहां पर क्या दे दिया? करंट सेम नहीं है, ये दोनों समांतर क्रम में जोड़ दिए। तो दोनों समांतर क्रम में जोड़ दिए तो भैया करंट सेम नहीं है, है ना। करंट सेम होता तो ये कट जाता, R1 R2 आता, लेकिन यहां पे करंट सेम नहीं है। प्रतिरोध सेम कर सकते,
तो चलिए ये हो गया भाई हमारा ग आंसर। नेक्स्ट 28, ताप बढ़ने पर किसी चालक का प्रतिरोध, तो भैया ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध है वो भी बढ़ जाता है, जबकि अगर वो अर्धचालक होता तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता, घट जाता। चालक में प्रतिरोध बढ़ाने पे उसका तापमान बढ़ाने पे उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स पहले हमको सपोर्ट कर रही थी इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में, अब वही इलेक्ट्रॉन्स की आंतरिक ऊर्जा बढ़ गई, उनकी इंटरनल एनर्जीज बढ़ चुकी है। जब उनकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है तो भैया वो हमारे आवेशों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में मदद नहीं करते। ठीक है, तो मतलब जब प्रतिरोध, मतलब जब तापमान बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का जो मान है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा भाई, बढ़ता है। 29 पे आता है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो भैया विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा भाई किसका मात्रक, तो विद्युत ऊर्जा का। ये 2-3 तरीके से पूछ लिया गया क्योंकि ये 18 में आया भाई, हालांकि किसी और साल में आया तो अलग तरीके से पूछा गया। चलिए, किसी विद्युत बल्ब का अनुमातांक 220 वोल्ट और 100 वॉट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी, है ना। तो आपको यहां पे दे दिया गया कि भाई V जो है वो है 220 वोल्ट, ठीक है, और जो वॉट का मतलब क्या, आपको पावर दे दिया गया कितना, 100 वॉट। अब आपसे कहा जा रहा है कि 110 वोल्ट पर जब इसको चलाएंगे, है ना, कितना 110, मतलब V का जब मान 110 वोल्ट होगा तो इसके द्वारा कितनी शक्ति यूज की जाएगी। मतलब आपसे यह पूछा जा रहा है कि इसकी जो पावर होगी, है ना, इसके द्वारा कितनी शक्ति, है ना, पावर जो होगी वो कितना होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मुझे यहां पे जो पावर गिवन है इसके अकॉर्डिंगली, ठीक, हम कैलकुलेट कर लेते हैं V और P की मदद से R को। ठीक है, और R को कैलकुलेट करने के बाद हम बात कर लेंगे यहां पे कि भाई जब उसको हमने सप्लाई किया 110 पे तब कितनी शक्ति है उपभोक्त किया। तो काम करिए, V और P आपको गिवन है, V और P से आपको क्या मिल जाएगा, तो P इज इक्वल्स टू होता है क्या, V² अपॉन R। ठीक है, तो इसको अपन कैलकुलेट कर लें तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि यहां पे V² की जगह है 22, है ना, 220 का स्क्वायर अपॉन में P इज इक्वल्स टू R, है ना, ये कर सकते हैं। R इज इक्वल्स टू क्या हो गया, तो 220 का स्क्वायर अपॉन में 100। ठीक, 220 का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये 220 गुणे 220 अपॉन में हो जाएगा कितना भाई, अपॉन में हो जाएगा ये 100। अब एक काम कीजिए, इन दोनों जीरो से काट दीजिए। ठीक, तो ये 22 क्रॉस 22, ठीक है, 22 गुणे 22, तो 22 दूनी 44, 4, 22 दूनी 44, 4, और 22 दूनी 44, 44 और 4 कितना हो जाएगा भाई, 48। तो ये आ गया 484। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 484। अब 484 के अकॉर्डिंगली हमको निकालनी है कि इसमें कितना यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो मुझे देखने को मिलता है कि भैया ये 25 वॉट यूटिलाइज करे, कितनी शक्ति उपभोक्त करेगा, तो ये 25 वॉट उपभोक्त करेगा। तो भाई यहां तक हमने देख लिए अपने प्रीवियस ईयर में आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, क्योंकि हमारे पेपर में ऑब्जेक्टिव का भी एक पूरा सेगमेंट होता है। तो अब तक आपको भी पता चल चुका है, चूंकि आप लगातार कमेंट सेक्शन में आंसर्स टाइप करते आ रहे हैं, तो अब आप मैच कर सकते हैं कि आपने कितने सही आंसर्स किए। अब जब आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है तो बाकी के चैप्टर्स, बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए क्या करें, तो बाकी के चैप्टर्स के लिए आप magnetbrains.com यहां पे सर्च करेंगे, आपको इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा जहां पे आपको लाइव सेशन के भी इंफॉर्मेशन आपको ऊपर में मिलती रहती है। साथ ही आप अगर जिस भी कोर्स के लिए हैं, सपोज आप अगर सीबीएसई स्टेट बोर्ड, कोई से भी स्टेट बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जिस भी स्टेट बोर्ड से हो, अगर आप हिंदी मीडियम स्टेट बोर्ड से हैं, आप इसको टैप करेंगे, आपके सारे सब्जेक्ट्स ओपन हो जाएंगे। साथ ही ओलंपियाड, एनटीएससी या फिर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के लिए तो भाई आप उस पर टाइप कीजिए, आपके पूरे सेगमेंट बिल्कुल अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाते हैं। जैसे ही आप सीबीएसई स्टेट बोर्ड को क्लिक करते हैं, आपको ये पूरे चैप्टर्स मिलते हैं। अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो आप देखिए फुल कोर्स लगा हुआ है, आप वॉच नाउ को क्लिक कीजिए, आपके चैप्टर्स
अरेंज फॉर्मेट में यहां मिल जाते हैं, जिसको टैप करने के बाद इसमें आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस, रिवीजन वीडियोस, वन शॉट वीडियोस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सब कुछ बिल्कुल अरेंज फॉर्मेट में मिल जाता है। जैसे ही आप इसको टैप करते हैं आपका वीडियो प्ले हो जाता है, और सबसे अच्छी चीज, आपको नेक्स्ट वीडियो पर जाने के लिए यहीं से एक बटन मिलता है, आप नेक्स्ट वीडियो कर सकते हैं। आपको बहुत सारा भटकने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अपने प्लेलिस्ट अरेंज्ड है भाई। तो चलिए, अगर इतना सब कुछ हो चुका है तो अभी हाल फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इसको अपने दोस्तों में कर दीजिए शेयर, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया है आपके लिए फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट्स और एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ। हम मिलेंगे अगले सेगमेंट में कुछ और क्वेश्चंस और कुछ और नए टॉपिक्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।